तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार एक शानदार वीडियो में स्वागत है। देखिए, इजराइल, ईरान, यूएसए और अब तो दुबई भी शामिल हो गया। ये युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के माहौल में आपके दिल में यह प्रश्न उठ रहा है कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का क्या होगा। क्या मुझे सही रिटर्न मिल पाएगा भविष्य में जाके, या फिर मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मुझे लॉस हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा है ना, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहले मैं एक टेबल के जरिए आपको ये चीज़ें समझाऊंगा कि जब जब दुनिया में किसी देशों के बीच में युद्ध हुआ है उस समय पे भारत के मार्केट का क्या हालात था, सेंसेक्स किस लेवल पे था और आगे चल के उसके साथ में क्या हुआ, इन्वेस्टर को फ़ायदा मिला कि नहीं मिला, वो चीज़ें हम समझेंगे। और स्टेप 2 में हम ये समझेंगे कि अगर इस माहौल में जो युद्ध अभी चल रहा है इस माहौल में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखे हो तो आपको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। लास्ट वाला पार्ट बहुत ध्यान से देखिएगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे कि आपको अभी क्या करना चाहिए। आइए सबसे पहले देखिए, एक टेबल में मैं आपको समझाता हूं कि दुनिया भर में जितने भी युद्ध हुए थे तकरीबन 1980 से लेकर 2025 तक, उस समय पे उस युद्ध की वजह से भारत के मार्केट के ऊपर क्या असर हुआ था, है ना। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि युद्ध तो हमेशा होते रहते हैं। एज ए सैनिक हमें पता है कि वर्ल्ड जब से दुनिया शुरू हुई है तब से युद्ध होते आए हैं और जब तक दुनिया रहेगी तब तक कहीं ना कहीं युद्ध होते रहेंगे, क्योंकि युद्ध ही एक इलाज है इस दुनिया का। तो ये सारी चीज़ें होती रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कि जिस युद्ध में भारत इन्वॉल्व होता है वहाँ पर हमारी सेंसेक्स का, हमारी मार्केट का क्या असर होता है, और जिसमें भारत शामिल नहीं है उस समय पे हमारी मार्केट का क्या असर था। तो यहाँ पर देखिए, एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसका टाइटल है युद्ध बनाम सेंसेक्स तुलनात्मक टेबल। ये तुलनात्मक टेबल है। इसके कॉलम आप सबसे देख लीजिएगा। सबसे पहले वर्ष और अवधि दिया है, उसके बाद युद्ध संघर्ष, किस किस के बीच में युद्ध हुआ था, कौन से देश के बीच में युद्ध हुआ था, ये भी लिखा है। तीसरे कॉलम में हमने ये बताया कि उस युद्ध में भारत शामिल था या नहीं था। चौथा कॉलम है उस समय सेंसेक्स का स्तर क्या था, मतलब भारत के मार्केट का स्तर क्या था। और आखिरी कॉलम में ये लिखा है कि बाजार की प्रतिक्रिया कैसी थी, हमारा भारत का मार्केट जो है कैसे चला था, ताकि इन्वेस्टर के ऊपर क्या असर पड़ा था वो चीज़ें हम समझ पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1979, इसको हम छोड़ देते हैं। 1980 से 1988 इसके दौरान ईरान इराक का युद्ध चला था। ये काफ़ी लंबा युद्ध था और इसमें भारत शामिल नहीं था। इस समय पे देखिए 1980 में जो सेंसेक्स था वो 150 पॉइंट था, लेकिन 1988 में ये सेंसेक्स जो है 600 पॉइंट बन गया। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका मैं कहने का मतलब ये है कि जब ये वार चली, तकरीबन 8 साल वार चली, उसके बावजूद भी भारत का मार्केट जो है लगातार ऊपर ही चलता गया। देखिए प्रतिक्रिया क्या हुई, लंबी अवधि में बाजार बढ़ता रहा। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, 1990 से लेकर 1991 तक गल्फ वार चला था। कौन सा वार चला था? गल्फ वार। क्या इसमें भारत शामिल था? नहीं, भारत इसमें शामिल नहीं था। लेकिन सेंसेक्स जो था वो 1000 के आसपास चला गया था। पिछली बार हमने देखा कि 600 था, अभी 1000 बन गया देखिए। और प्रतिक्रिया क्या थी कि अस्थायी गिरावट, बाद में इसका सुधार हो गया, मतलब कुछ दिन के लिए गिरावट आई, बाद में इसमें सुधार हो गया। 1999, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर भारतीय के लिए, हर सैनिक के लिए और भारत के नागरिक के लिए। 1999 में क्या हुआ? कारगिल वार हुआ था। क्या इसमें भारत शामिल था? जी हाँ, इसमें भारत ही शामिल था। भारत और पाकिस्तान के बीच में यह कारगिल वार हुआ था। इस समय पे क्या हुआ था? सेंसेक्स 4300 पॉइंट था, 4300 पॉइंट था, लेकिन युद्ध जीतने के बाद यही सेंसेक्स 5000 पॉइंट बन गया। प्रतिक्रिया क्या हुई कि शुरुआत में इसकी गिरावट हुई, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद में भारतीय बाजार में तेजी हो गई। इसके आगे बढ़ते हैं, 2001 आ गया। सितंबर 11 को अटैक हुआ था और इसमें भारत शामिल नहीं था, लेकिन सेंसेक्स जो था वो 2600 पॉइंट से 3000 पॉइंट के पास में ये ट्रेड कर रहा था। तेज गिरावट आई थी इस बार और फिर रिकवरी भी वापस आ गई थी। ओके, 2001 से लेकर 2021 का ये समय लीजिए। यहाँ पर वार इन अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान में कंटिन्यू ये वार चल रही थी। क्या इसमें भारत शामिल था? नहीं था। तो 2003 में सेंसेक्स जो था वो 3000 पॉइंट था, लेकिन 2008 में यही सेंसेक्स 20000 पॉइंट बन गया। देखो दोस्तों, 3000 पॉइंट से लेके 20000 पॉइंट चला गया। प्रतिक्रिया क्या रही? लंबी तेजी आई, भारत में बुल रन आया। देखिए एक तरफ अफगानिस्तान की वार चल रही है, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा तेजी आई इस समय के दौरान। ये खास ध्यान रखिएगा आप लोग।
अब देखिए 2008 का समय आ गया। 2008 मुंबई अटैक्स हुआ, इसमें भारत शामिल था। जी हाँ, ये अटैक भारत में ही हुआ था और सेंसेक्स जो था 9000 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा था। 5 से 7% की गिरावट आई थी। 1-2 महीने के बाद में दोबारा रिकवरी आ गई। ये खास ध्यान रखिएगा कि रिकवरी आ गई है। अब देखिए 2016 इंडिया पाकिस्तान स्क्रिमिशेस चला, घर्षण चला थोड़ा सा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसमें भारत शामिल था। जी हाँ, भारत शामिल था, लेकिन सेंसेक्स 28,000 पॉइंट चला गया, यानी कि लगातार सेंसेक्स में बढ़ोतरी हो रही है। सीमित असर हुआ बाजार के ऊपर और बाजार जो है स्थिर गति में चलता रहा। 2019 में देखिए इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ चला। 2019 में बिल्कुल इसमें भारत शामिल था, लेकिन सेंसेक्स 35,000 पॉइंट चला गया और वहां से भी ऊपर चढ़ के 38,000 पॉइंट चला गया। यहाँ पर प्रतिक्रिया क्या हुई? हल्की अस्थिरता के बाद में नई ऊंचाई भारत के बाजार में आ गई थी, यानी कि लाइफ टाइम हाई मार दिया था, नई ऊंचाई आ गई थी। अब देखिए 2020 चाइना इंडिया बॉर्डर के ऊपर स्टफोन भी आया था और इसी 2019 और 20 के बीच में कोरोना काल भी आया था, जो वैश्विक तौर पे आर्थिक मंदी आई थी। भारत शामिल था। जी हाँ, भारत इसमें शामिल था। सेंसेक्स 26,000 पॉइंट के ऊपर था, 38,000 से लेके 26,000 डाउन चला गया था और गिरावट आई थी। और गिरावट का मुख्य कारण था कोविड और युद्ध असर का जो हुआ था, वो सीमित तौर पे युद्ध का भी असर हुआ था। अब देखिए 2022 रशिया यूक्रेन वार, ये काफ़ी लोगों को याद होगा, रशिया यूक्रेन वार हुआ था 2022 में। भारत इसमें शामिल नहीं था, लेकिन 2022 में सेंसेक्स जो था वो 58,000 पॉइंट था और 2024 में सेंसेक्स 75,000 पॉइंट हो गया, यानी कि सेंसेक्स लगातार बढ़ गया। शुरुआत में गिरावट हुई और फिर रिकॉर्ड तोड़ हाई मार दिया था भारत के बाजार ने। और आखिरी यहाँ पर देखेंगे 2023 में, यानी कि अब जो है लेटेस्ट जो चल रहा है, इजराइल और हमास का वार चला था, आप सभी को याद है। इसमें भी भारत शामिल नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखिए आप कि सेंसेक्स क्या हुआ, सेंसेक्स 65,000 पॉइंट से आगे बढ़ के 72,000 पॉइंट इसके पास में ट्रेड कर रहा था। सीमित और अस्थायी असर हुआ था। कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी दुनिया के अंदर वार हुई है, आप यहाँ पर शुरू से देख लीजिए, 150 पॉइंट से सेंसेक्स शुरू हुआ 1980 में, उसके बाद 1000 पॉइंट बना, 4300 पॉइंट बढ़ा, आगे हम चलते जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2008 में 20,000 पॉइंट बन गया, अब 28,000 पॉइंट बन गया और यहाँ पर आप देखेंगे 2024 में 75,000 पॉइंट बन गया और आज की डेट में 72,000 और 80,000 के बीच में सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। तो इस पूरे टेबल में हमने ये सीखा कि युद्ध चाहे कितने भी चलते रहें, कुछ समय के लिए सीमित रूप में भारत के बाजार में मंदी आ सकती है, लेकिन अगले आने वाले समय में आपको भारत के बाजार में तेज़ी ही दिखने को मिलेगी। यानी कि आपने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए डाउन जा सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन आगे चल के आपके म्यूचुअल फंड में रिटर्न हमेशा मिलने ही वाला है। इस चीज़ को समझ लीजिए, पूरा ग्राफ मैंने दिखा दिया है। अब स्टेप 2 भाग 2 हम ये समझते हैं कि अगर इस समय हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो क्या करना चाहिए। देखिए अलग अलग कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं। सबसे पहले तो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सोची थी, पिछले 4-5 महीने 6 महीने से सोच रहे थे लमसम इन्वेस्टमेंट करने की और अभी तक लमसम इन्वेस्ट किया नहीं है। तो मैं बहुत ही स्ट्रांगली एडवाइस दे रहा हूं कि अब लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका है, क्योंकि अब जो ये वार चल रही है इसमें भारत कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। भारत के बाज़ार पर कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है। 2-3 महीने की गिरावट ज़्यादा से ज़्यादा रह सकती है, उसके बाद में भारत का बाज़ार फिर से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट में आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करने का बहुत बेहतरीन मौका है। और ख़ास करके हमारे साथ जो फौजी भाई जुड़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए तो स्ट्रांगली मैं बता रहा हूँ, आप अपना अमाउंट लिख के भेजिए, व्हाट्सएप करिए और हम आपको बताएंगे कि अभी आपको कौन से फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, वो एनालिसिस करके हम बताएंगे। दूसरे इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्होंने एसआईपी तो चालू कर रखी है और दिमाग में यह प्रश्न आ रहा है कि क्या मैं एसआईपी रोक दूँ। तो एसआईपी रोकने की गलती बिल्कुल नहीं करना, उल्टा आपने यहाँ पर यह स्टेप लेना है कि आपने अगर 10,000 की एसआईपी कर रखी है तो उस एसआईपी को बढ़ा दीजिए, 15,000 कर दीजिए, ताकि ये सस्ते दामों में जो एनएवी मिल रही है उसका कलेक्शन आपका ज़्यादा हो सके।
आप ज़्यादा यूनिट कलेक्शन करेंगे तो आगे चल के आपको ज़्यादा रिटर्न मिल पाएगा। साथ साथ में अगर पॉसिबल है तो लमसम अमाउंट आपके पास जितना भी अवेलेबल है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5,000, 5 लाख, वो आप लमसम अमाउंट इस समय पे डालिए। तीसरे इन्वेस्टर इस टाइप के हैं जो अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो मैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस दूंगा कि अकाउंट ओपन करने में ज़रा सी भी देरी मत कीजिए, आज ही अकाउंट ओपन कीजिए और जल्द से जल्द अपनी एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। चौथे इन्वेस्टर वो लोग हैं जो वेट कर रहे थे, रिटायरमेंट आ चुके थे, ना तो लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अभी तक और ना तो एसआईपी शुरू की हुई है, तो उनको मैं बता रहा हूं कि जल्दी से अकाउंट ओपन करके सबसे पहले अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो बड़ा अमाउंट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का होता है उसको स्टेप बाय स्टेप 2-2, 3-3 लाख करके हमने इसमें लमसम इन्वेस्ट करना होता है और एवरेज एनएवी बाइंग करने का पूरा फ़ायदा उठाना होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। वीडियो के अंत में फिर एक बार बता दे रहा हूँ, इस माहौल में आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए लमसम इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो मैं एक पूरा कैलकुलेशन और पूरा हिस्ट्रिकल डाटा आपके पास लेके आऊँगा, जिसमें ये भी बताऊँगा कि जब जब मार्केट डाउन गया था, जब जब मार्केट में किसी प्रकार के युद्ध चल रहे थे पूरी दुनिया भर में, तब अगर किसी ने लमसम इन्वेस्ट किया है तो उसका क्या रिजल्ट मिला है, कितना फ़ायदा मिला है, उसका भी एक विवरण लेके मैं आपके पास आ जाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके लिए कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो का पूरा सार ये था कि इस युद्ध के माहौल में आपको क्या करना चाहिए और कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए। अंत में मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, हमारे साथ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है, उनके लिए हम ऑलरेडी बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं। जो हमारे फौजी भाई किसी अदर प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ खास तौर पे आप अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज ज़रूर करवा लीजिएगा। ऐसे माहौल में ये मौका होता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, री एनालाइज करें और जो फंड कैटेगरी सूटेबल होती है इस माहौल में उसी फंड कैटेगरी में अपनी पोजीशन बढ़ा दें। ये बहुत ज़रूरी स्टेप्स होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सभी फौजी भाइयों के साथ में शेयर कीजिएगा जो अपनी लाइफ को आर्थिक तौर पे मजबूत बनाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि समय के साथ में आपको सही नोटिफिकेशन मिलता रहे, सही अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद।